अफबू प्रिंसिपल, पाउली प्रिंसिपल और हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होता है और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भैया आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, अफबू प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज रूल। तो भैया आप ये बताओ, इससे पहले आपने वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आपने पढ़ लिया था ना। और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम में आपने एक बात देखी थी भाई कि इलेक्ट्रॉन के रहने की बहुत सारी स्टेट्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, साई 100, या जिसका नाम क्या था 1s, या क्या था साई 200, इसका नाम क्या था 2s। तो 2px 2py 2pz 3s 3px 3py 3pz पता होगा ना आपको भाई, वो सब क्या है स्टेट्स या ऑर्बिटल्स। लेकिन ध्यान रखो वहां पर हमारे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था। जो शुरुआत में वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम हम सॉल्व करते हैं ना, वो सिर्फ किसके लिए होता है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए होता है कि एक इलेक्ट्रॉन की कौन कौन सी स्टेट पॉसिबल होती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स हों क्या, तो उनको आप कैसे भरोगे। आपको ये तो पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वाला एटम कैसे बनता है, उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होंगी स्टेट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं 1s 2s 3s 3px ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन उनमें से एक बारी में एक ही स्टेट में रहेगा ना, बाकी स्टेट क्या रहेंगे खाली। फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रॉन कहां पर 1s में, तो 2s 2px 2py 2pz 3s 3px 3py 3pz 3dxy ये सब क्या रहेंगी, खाली रहेंगी ना, इजंट इट। और वहां पर ध्यान रखो भाई, जो n की वैल्यू थी, जो जिन भी स्टेट्स की n सेम हुआ करती, उनकी एनर्जी क्या हुआ करती, सेम हुआ करती। लेकिन अगर हमारे पास हाइड्रोजन के अलावा भी हमारे पास क्या होते हैं, दूसरे एटम नहीं होते क्या, तो वो हमारे पास कौन से होते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। तो आपके दिमाग में नहीं आएगा कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम हम कैसे बनाएंगे। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम बनाने के लिए जो बेस होता है ना, वो तो कहां से तैयार होता है, 1 इलेक्ट्रॉन एटम से तैयार होता है। समझ, बस अंतर क्या होगा कि जो स्टेट्स होंगे ना, ये हाइड्रोजन एटम में आप क्या करते थे, 1s में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन भरते थे। ठीक है बात। लेकिन अगर मेरे पास कौन सा एटम हो, हीलियम का एटम, कौन सा, हीलियम का एटम, इसके अंदर क्या होंगे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैं 1s में क्या भर दूंगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या होगा 1s1, हीलियम क्या हो जाएगा 1s2। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की स्टेट्स होती हैं, उन डिफरेंट स्टेट्स को कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई कर सकते हैं, या भाई हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्बिटल होते हैं, उन ऑर्बिटल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो किस ऑर्डर में भरे जाएंगे। तो हमारे पास सवाल ये है आगे आपको। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए कुछ आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और रूल्स क्या होते हैं बताओ, वो 3 रूल्स होते हैं भाई। पहला रूल आपका क्या कौन सा होता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दूसरा आपका रूल क्या होता है, अफबो प्रिंसिपल। तीसरा क्या होगा आपका हर्ट्ज रूल, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इन 3 रूल्स को इस्तेमाल करके आप मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। तो पहले हम पढ़ते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है। क्या पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, तो ये प्रिंसिपल ये कहता है भाई, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या आप एक तो ऐसे बोल सकते हो, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 एटॉमिक क्वांटम नंबर्स। क्या किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के सेम क्वांटम नंबर्स चारों सेम नहीं हो सकते, कम से कम एक को डिफरेंट होना क्या है जरूरी है। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स विच मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। क्या अब ध्यान रखियो, ऑर्बिटल वैसे क्या होता है स्फेरिकल, एस ऑर्बिटल वैसे क्या होता है, लेकिन यहां पर समझाने के लिए भाई मैं वैसे एक बॉक्स बना लूंगा,
अरे वैसे इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आ गया आपको। तो मान लिया कोई ऑर्बिटल लिए, तो इसमें आप मैक्सिमम मान लिया हमारे पास ये कौन सा ऑर्बिटल है 1s, कौन सा है ये 1s ऑर्बिटल है। तो अगर मैंने इलेक्ट्रॉन यहां पर भर दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया मैंने इसके अंदर ही, तो इसका n कितना है इस इलेक्ट्रॉन का 1s में भरा गया है ना ये, तो इसका n कितना है बताओ 1, और इसका l कितना है 1s में, तो क्या है l इसका 0 हो गया, और m की वैल्यू क्या होगी, अगर l 0 तो m की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। और ये अप स्पिन है, क्या ये अप स्पिन हो ना, उसको दिखा दो प्लस हाफ से, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा हमारे पास, जो स्पिन होगी यहाँ पर स्पिन कंपोनेंट, उसकी वैल्यू 2 होगी, प्लस हाफ या माइनस हाफ। क्लो अपवर्ड हो तो क्या कर दियो प्लस हाफ, डाउनवर्ड हो क्या बोल दियो माइनस हाफ। तो हमारे पास एस की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर प्लस हाफ होगी। तो इस इलेक्ट्रॉन के मेरे पास क्या हो गए 4 काउंटर नंबर हो गए। अब अगर मैं एक ऐसे और भर दूं इसके अंदर, तो इसका भी क्या होगा n 1 होगा, l 0 होगा, m 0 होगा, s भी क्या होगा इसका प्लस हाफ। तो ये पाउली प्रिंसिपल को ये कॉन्फ़िगरेशन वॉयलेट करता है कि फॉलो करता है, वॉयलेट करता है भाई, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएंगे सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। लेकिन अगर इसको मैं क्या कर देता हूं डाउनवर्ड, तो n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, लेकिन s की वैल्यू क्या होगी माइनस हाफ। अब इसके 4 क्वांटम नंबर इसके 4 क्वांटम नंबर से क्या हो गए डिफरेंट हो गए, इजंट इट। बताओ क्या बोलेंगे इसको, तो हम क्या बोलेंगे किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आप किसी भी ऑर्बिटल में नहीं भर सकते, सब शेल नहीं ऑर्बिटल में, ठीक है बात। आप किसी भी सब शेल में किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, और उनके स्पिन क्या होने चाहिए हमेशा अपोजिट। अगर एक अप स्पिन है दूसरा क्या होना चाहिए डाउन स्पिन। आगे आपको ये अच्छा, अगर एक ऑर्बिटल में गाएंगे, अब आप मुझे बताओ एस ऑर्बिटल ही क्या होता है एक सब शेल, लेकिन पी सब शेल क्या होती है 3 ऑर्बिटल्स को कलेक्टिवली बोलते हैं पी सब शेल, क्या नहीं बोलते। डी सब शेल किसको बोलते हैं 5 ऑर्बिटल को। अरे भाई m की वैल्यू या l की वैल्यू 0 हो तो m की वैल्यू क्या आएगी 0, l की वैल्यू 1 हो तो m की वैल्यू क्या होगी +1 0 -1, l की वैल्यू 2 हो तो क्या होगी m की वैल्यू +2 +1 0 -1 -2। तो हमको पता डी सब शेल में क्या होते हैं 5 ऑर्बिटल्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं डी सब शेल, 3 ऑर्बिटल्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं पी सब शेल, ठीक है। तो अगर एक ऑर्बिटल में 2 आएंगे इलेक्ट्रॉन, कितने आएंगे पहले आप ये बताओ किसी सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होते हैं पता आपको, किसी सब शेल में बेटा नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं पता आपको, बताओ। ये होते हैं 2l+1, क्या होते हैं 2l+1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है किसी सब शेल में। यहां पर l की वैल्यू 0 पुट करियो, एस सब शेल में क्या आ जाएगा 0 पुट करो, 1 आ जाएगा ना, 1 ही होता है। l की वैल्यू 2 पुट कर 1 पुट करिए, l की वैल्यू 3, p में 3 होते हैं। d के लिए l कितना होता है 2, यहां पर 2 पुट करियो 5 नहीं है आपको। f के लिए l कितना होता है 3 दूनी 6 और 1 7। तो हमको पता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर एनी सब शेल इज गिवन बाय फॉर्मूला। जैसे किसी सब शेल में किसी मेन शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं n², क्या किसी मेन शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं n², याद करो भाई है ना। तो एक मेन शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं n², और एक ऑर्बिटल में क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो किसी मेन शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या आया करता 2n² नहीं आपको। उसी तरीके से किसी सब शेल में क्या होते हैं 2l+1 ऑर्बिटल होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, ये क्या है। तो हम क्या बोलेंगे एक ऑर्बिटल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2l+1 ऑर्बिटल में कितने आएंगे 2 × 2l+1। अब आप यहां पर 0 पुट करियो, एस ऑर्बिटल पुट करो, यहां पर आगे ना 2, p में क्या आएंगे 6, कैसे
2 4 6 आएंगे ना यहाँ पर एल की वैल्यू 1 पुट करियो, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2 और 1 3 दूनी 6। डी में क्या होते हैं 5 बॉक्स, तो कितने आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। यहां पर डी के लिए 2 पुट करियो, 2 दूनी 4 और 1 5 दूनी 10। तो हमको पता है किसी मेन शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं n², और किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 2l+1। और इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 आते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे सब शेल के नंबर के सब, अरे भाई ऑर्बिटल्स के नंबर के डबल। नहीं आपको एफ सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 7, एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, वहां पर भाई 14 इलेक्ट्रॉन वहां पर आ सकते हैं, इजंट इट। ये बात आपको पहले पड़ गई। तो ये क्या आपका पाउली प्रिंसिपल, आसान है कि मुश्किल है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आपको पहले पड़ गया। अब हम बात करते हैं थोड़ी भाई, बताओ किसकी, बस दूसरा हमारा क्या है अफबाउ प्रिंसिपल। आप कहोगे अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? अच्छा ध्यान रखियो, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन भरने का एक तो कौन सा रूल है पाउली प्रिंसिपल, कि एक ऑर्बिटल में आप 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। और दूसरा प्रिंसिपल क्या होता है अफबाउ प्रिंसिपल। तो अफबाउ प्रिंसिपल ये कहता है क्या, अफबाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके पास जो डिफरेंट सब शेल हैं, क्या फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सब शेल्स, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सब शेल्स टेक्स प्लेस, क्या फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सब शेल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर एनर्जी सब शेल टू हायर एनर्जी सब शेल। नहीं बात आपको पहले पड़ी, कैसे आएगा ये? पहले आपने हमेशा क्या भरनी है, पहले आपने हमेशा लोअर एनर्जी सब शेल को भरना है, उसके बाद आपने क्या भरना है हायर एनर्जी को, उसके बाद और हायर एनर्जी को, उसके बाद और हायर एनर्जी को। आप कहोगे सब शेल की एनर्जी हम निकाल लें कैसे की? अब अगर हम बात कर रहे हैं ना मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, हम किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा अगर मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता तो एनर्जी बताओ मेरे पास क्या आया करती 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की -13.6/n² आया करता। z तो भाई आपको पता है कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हमको ये पता था कि एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सिर्फ n के ऊपर डिपेंड करती थी। इसका मतलब क्या है कि जिन जिन सब शेल का n सेम होगा वो सारी क्या होंगी सेम एनर्जी की, वो सारे ऑर्बिटल क्या होंगे सेम एनर्जी के। यानी कि 3s 3p और 3d, इसमें क्या है 1 ऑर्बिटल, इसमें क्या है 3 ऑर्बिटल, इसमें क्या है 5 ऑर्बिटल। नहीं आपको तो 5 ऑर्बिटल किसमें डी सब शेल में, 3 हो गए p में, 1 हो गया s में, तो 5 और 3 8 और 9 क्या हो गए हमारे पास ऑर्बिटल होगी ना। लेकिन 9 के 9 ऑर्बिटल का n तो क्या है सेम। और 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में एनर्जी सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती थी n के ऊपर। तो अगर n सेम होगा तो सारे क्या होंगे डिजेनरेट। तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में ये तीनों सब शेल क्या आया करती डिजेनरेट, सेम एनर्जी। नहीं है आपको? अरे भाई वहां पर तो अगर मैं इसको सिंपल सेंस में देखूं तो वहां पर तो ये 9 के ऑर्बिटल क्या होंगे सेम एनर्जी होंगे ना। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्या हो जाएगा तो ये 3s 3p 3d की एनर्जी सेम नहीं रहेगी। क्या तो 3s की एनर्जी कम हो जाएगी, उससे ज्यादा क्या होगी 3p की, उससे ज्यादा क्या होगी 3d की। तो ध्यान रखियो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में क्या होता है 3s से ज्यादा एनर्जी इसकी होती है 3p की, और 3p से ज्यादा 3d की। नहीं है आपको? इनका n क्या है बिल्कुल सेम है ना, इनका n सेम है। तो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता तो इन तीनों की एनर्जी क्या होनी चाहिए थी सेम। लेकिन ये क्या है मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो यहां पर n के साथ साथ एनर्जी और कौन बताता है l भी बताता है। वास्तव में भी ये आपके स्कोप में है नहीं, मैं आपको फिर भी इसका एक थोड़ा सेंस देने ट्राई करूंगा ऐसा क्यों होता है। यानी वास्तव में एनर्जी को n के साथ साथ कौन बता रहा है l भी बता रहा है। तो अगर n सेम हो तो ज्यादा एनर्जी किसकी होगी जिसका l क्या होगा ज्यादा होगा।
यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 3, l की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर 3 और 1 है, यहाँ पर 3 और 2 है, तो एक सा n बेशक है लेकिन l बढ़ गया तो एनर्जी भी बढ़ गई। अब आपको हो गई इसकी मेन वजह क्या है, इसकी एग्जैक्ट वजह आपको वही पता नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्या हो गया 3 को क्या हो गया 3 कोमा नहीं सिर्फ एल वैल्यू है। अरे भाई वो तो फिर ये एल की वैल्यू एम की वैल्यू लिखी मैंने, वो तो अपने आप क्या है 1 से कहेंगे प्लस 1 0 माइनस 1, वो तो गई 3 ऑर्बिटल आगे आपको ये। अच्छा थोड़ा मैं आपको इसकी एक साइंस देनी ट्राई करता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि ज्यादा एल से ज्यादा एनर्जी क्यों बनती है। देखो जब हमारे पास होता है न्यूक्लियस, एक हमारे पास क्या होता है न्यूक्लियस, और इसके बाहर कौन होते हैं ऑर्बिटल्स, इजंट इट। तो आप मुझे बताओ अगर कोई न्यूक्लियस से ज्यादा खिंचाव महसूस करेगा, अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होती है बढ़ती है ना, अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होती है बेटा बढ़ती है, और रिपल्शन से अट्रैक्शन से घटती है और रिपल्शन से बढ़ती है। इस बात से आप एग्री करते हो कि जितना ज्यादा क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन उतनी एनर्जी घटेगी, और जितना ज्यादा क्या होगा रिपल्शन उतनी एनर्जी क्या होगी बढ़ेगी। आगे आपको तो जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो एक होता है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज, क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज, क्या होता है न्यूक्लियस के ऊपर जितने यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो उसे क्या बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज। नहीं आपको जैसे सोडियम के अंदर क्या होते हैं 11 प्रोटॉन, तो सोडियम का न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है +11। लिथियम के अंदर क्या होते हैं 3 प्रोटॉन्स, तो लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा +3। हीलियम के अंदर क्या होते हैं 2 प्रोटॉन, तो क्या होगा +2। इसको बोलते हैं जेड एटॉमिक, नहीं आपको ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। तो जब हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, क्या मेरे पास, तो जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा ना तो वहां पर कोई भाई रिपल्शन तो होता नहीं, क्यों नहीं होता। जब हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तो इलेक्ट्रॉन कोई है नहीं, और तो इलेक्ट्रॉन किसी और इलेक्ट्रॉन से रिपल तो कर नहीं सकता। सिर्फ कौन है एक न्यूक्लियस और एक क्या है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्या है नेगेटिव, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होएगा ना। तो जितना न्यूक्लियर चार्ज होएगा इलेक्ट्रॉन को उतने का उतना फील होएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का जितना क्या होगा चार्ज होगा प्लस का, वो सारा चार्ज कौन फील करेगा इलेक्ट्रॉन फील करेगा, इजंट इट। लेकिन अगर बताओ क्या हो जाए हमारे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो जाए, क्या हो जाए, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर क्या होता है, क्योंकि वहां पर एक से ज्यादा क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, नहीं आपको। तो जिस इलेक्ट्रॉन का रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दूर है और जिस इलेक्ट्रॉन का रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नजदीक है, नहीं आपको, बोलो भाई। तो आप मुझे बताओ अब यहां तो मान ले क्या है 1s वाले इलेक्ट्रॉन का, ये तो क्या मान लिया 1s वाले का रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, और ये बताओ क्या है 2s वाले का रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ये मान लो भाई, ये तो किसका यहां से यहां दूरी क्या है 1s की रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, मतलब 1s इलेक्ट्रॉन के मिलने की सबसे ज्यादा संभावना यहां है, और यहां पर क्या है 2s की, तो 2s का रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दूर नहीं है क्या 1s से, और क्योंकि भाई सारे के सारे होते क्लाउड नहीं है, तो मैं नहीं कह सकते कि 1s की काफी सारी डेंसिटी 2s और न्यूक्लियस के बीच में आ रखी है, किसके, नहीं समझे बात, तो इन कहेंगे। और मान लें यहीं पर 2pzc की किसकी है 2pz की भी है, नहीं बेटा कोई किसके 2pz, तो आप मुझे बताओगे तो जो 1s का जो क्लाउड होएगा क्या 2s की और 2p के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको एक तरह से क्या न्यूक्लियस को 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन से ढकने की ट्राई नहीं करेगा एक क्लाउड बना के, नहीं है आपको, इसको बोलते हैं शील्डिंग, क्या बोलते हैं इसको शील्डिंग बोलते हैं। जितनी ये ज्यादा क्या होगी शील्डिंग, जितनी ये शील्डिंग क्या होगी ज्यादा, उतना इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस का चार्ज क्या होगा कम एक्सपीरियंस होएगा। इसको आप ऐसे समझो, इसको आप ऐसे समझो भाई,
मान लिया एक ग्राउंड है और वहां पर क्या चल रही है, कबड्डी। वहां पर क्या चल रही है, अच्छा एक तो होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर यहाँ पर कबड्डी चल रही है और एक छोटा बच्चा यहाँ खड़ा है तो उसको पूरे का पूरा मैच नजर आएगा। एक छोटा बच्चा यहाँ खड़ा है भाई और ग्राउंड के चारों तरफ कोई भी नहीं है, कोई दर्शक नहीं है, तो क्या इस छोटे बच्चे को पूरे का पूरा मैच नजर आएगा क्या? तो उसका इसमें अट्रैक्शन होएगा, बिल्कुल होगा ना भाई। तो जितना अट्रैक्शन बनना चाहिए इस लड़के का उतना अट्रैक्शन इसका इस मैच में बन जाएगा। लेकिन अभी मानो कि इस ग्राउंड के चारों तरफ भीड़ खड़ी है सर्कल में। कैसे खड़ी है, इसको भाई एक मैच यहां चल रहा है और इसको भीड़ घेरे हुए है, ठीक है। अब वो छोटा बच्चा यहां पर है, क्या अब उसको मैच नजर आएगा अच्छे से? तो एक तरह से मैंने कहेंगे कि इस भीड़ ने इस ग्राउंड को, इस भीड़ ने न्यूक्लियस को या ग्राउंड को शील्ड कर लिया। शील्ड करना मतलब ढक लिया, कवर कर लिया। तो उसकी वजह से इस छोटे बच्चे का अट्रैक्शन मैच में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों भाई, उसको मैच अच्छे से नजर नहीं आएगा। कभी वो भाई नीचे बैठ के पैरों में से मैच दिखेगा, कभी थोड़ा बहुत किसी पेड़ के ऊपर चढ़ के। नहीं बात आपको पहले पड़ी? अरे बोलो भाई। तो ये छोटा बच्चा दूर है और ये भीड़ पहले है, तो होगी ना शील्डिंग। तो अगर ये भीड़ इस बच्चे से बाद में होती तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती ना। लेकिन अब आप मुझे बताओ, क्योंकि अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग क्या होते हैं, रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो जिन इलेक्ट्रॉन्स का रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी नजदीक होगा वो एक तरह से न्यूक्लियस को ढक नहीं लेंगे और आउटर वालों के लिए अट्रैक्शन को घटा देंगे भाई। नहीं है आपको? बताओ। तो मान लिया मेरे पास भाई, मान लिया ये मानो चार्ज क्या न्यूक्लियस का, मान लिया +11 कितना है, +11 न्यूक्लियस का। लेकिन अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर किसी ने इसको ढक लिया, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने इसको ढक लिया, जिसकी वजह से इसको चार्ज फील हो रहा है। बताओ कितना, सिर्फ 5। कितना भाई? तो 5 को क्या बोलेंगे हम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो +11 तो क्या है, असली न्यूक्लियर चार्ज। +11 तो क्या है, असली न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन इसको +11 फील नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ने इसको ढक लिया है। इसको फील कितना होगा, मान लिया +5। कितना? तो +6 चार्ज इसको कम फील नहीं हो रहा है क्या? तो एक तो Z माइनस Z इफेक्टिव, क्या भाई? तो ये 11 है और ये कितना है, 5। तो 6 चार्ज कैंसिल नहीं हो गया एक तरह से। इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? तो आप ये बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, कोई ऑर्बिटल जितना ज्यादा शील्ड करेगा, जितना कोई ऑर्बिटल जितना ज्यादा शील्ड करेगा, नहीं पता आपको पहले पढ़ रही, आपको बेटा नहीं पहले पढ़ रहा आपको ये। अगर ज्यादा शील्डिंग होगी तो शील्डिंग बताओ तो Z इफेक्टिव क्या होता है, बताओ इफेक्टिव क्या होता है? क्योंकि जितना ही क्या होगा ज्यादा उतना एनर्जी घटती है। जितना Z इफेक्टिव क्या होगा उतनी एनर्जी घटेगी, स्टेबलाइज होगा। तो Z इफेक्टिव क्या होता है, बताओ क्या होता है? Z माइनस S होता है। तो अगर किसी की स्क्रीनिंग क्या होगी, बढ़ेगी। अगर कोई ऑर्बिटल स्क्रीनिंग ज्यादा कर ले तो बाहर वाले को चार्ज कम एक्सपीरियंस होगा, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? इस बात से कर रहे हो? तो आप मुझे बताओ, S ऑर्बिटल ज्यादा शील्ड करेगा P D की F S, क्योंकि भाई S कैसे घेरता है बताओ, सर्कल में। S कैसे घेरता है, सर्कल में। ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा शील्ड नहीं कर लेगा। और जो P वाला होता है, कौन सा? नहीं आपको P वाला क्या होता है बताओ? P में क्या होता है, डंबल नहीं होता। अब कोई ये बोल दे यहां पर एक लाइन खींच दे कि इस लाइन के ऊपर कोई भीड़ खड़ी नहीं होगी, तो पब्लिक कहां खड़ी होगी, यहां पर और यहां पर, P ऑर्बिटल की तरह। अब वो छोटा बच्चा भाई यहां से आके थोड़ा बहुत तो मैच देख ही सकता है साइड से, क्योंकि यहां पर कोई भीड़, पुलिस ने बोल दिया भाई यहां पर कोई नहीं आएगा। तो इसमें क्योंकि P ऑर्बिटल में क्या होती है, एक एंगुलर नोड होती है, P में क्या होती है, नोड नहीं होती क्या? तो P शील्ड क्या करेगा, कम करेगा। वो छोटा बच्चा अगर उसको भाई अगर भीड़ सर्कल में खड़ी होती तो मैच ज्यादा अच्छे से घेरा जाता कि भीड़ डंबल में खड़ी हो।
तब ज्यादा अच्छे से कौन घेरेगा? सर्कल वाला। अगर भीड़ डंबल में खड़ी है, ऊपर भीड़ और नीचे भीड़ है, तो छोटा बच्चा भाई यहाँ साइड से आके उसको मैच साफ साफ नजर नहीं है क्या? तो ज्यादा शील्डिंग कौन करता है? एस। उससे कम कौन करता है? पी। और डी में क्या होते हैं? दो नोड। डी में क्या होते हैं बताओ भाई? नहीं है आपको? डी में दो नोड हैं। वो छोटा बच्चा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से आके मैच देख सकता है। तो सबसे ज्यादा शील्ड कौन करता है? एस। उससे कम कौन सा करता है? पी। उससे कम डी। उससे कम क्या होता है? एफ। नहीं आपको? तो एस पी डी की मैं आपको बताऊं, शील्डिंग पावर तो अलग अलग होती है। एक होती है ऑर्बिटल्स की पेनिट्रेशन पावर। क्या होती है ऑर्बिटल की? पेनिट्रेशन पावर। उसका मतलब क्या होता है कि कोई ऑर्बिटल न्यूक्लियस की तरफ कितना बेटर तरीके से खींचता है। क्या? कोई ऑर्बिटल इनर शेल को कितना पेनिट्रेट कर सकता है। जो आउटर शेल है, आउटर शेल के क्लाउड को, आउटर शेल है और यहां कौन है? इनर शेल। लेकिन आउटर शेल जो क्लाउड है वो शुरू तो कहां से होता है? सेंटर से इनफाइनाइट तक। इनर शेल का भी क्या होता है? सेंटर से इनफाइनाइट तक। नहीं आपको? वो तो आउटर शेल का रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होता है? बाहर तक होता है भाई, थोड़ा दूर होता है। इनर शेल क्या होता है? नजदीक होता है। अब एस ऑर्बिटल की शील्डिंग पावर क्या होती है? ज्यादा। और उसकी पेनिट्रेशन पावर भी क्या होती है? ज्यादा होती है। नहीं आपको? यानी अंदर शील्डिंग करने वाले पी हैं, अंदर शील्डिंग करने वाले क्या हैं? नहीं। मान लिया ये कौन सा आपका 3D, ये कौन सा आपका 3D है, और यहां से किसकी रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है? 4s की, 4p की और 4d की और 4f की। तो न्यूक्लियस को ज्यादा कौन खींचेगा पता आपको? 4s। न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा कौन खींचेगा? 4s का क्लाउड। क्योंकि भाई अगर 4s होता क्या है? स्फेरिकल होता होगा ना, तो अंदर जो ये शील्डिंग होती है, नहीं आपको सुने बेटा, अगर मान लीजिए 3D है, अगर 4D की लोब हुई तो 4D की तो लोब को तो ये लोब क्या करेगी? शील्ड नहीं करेगी क्या? 3D की लोब छोटी है, 4D की लोब बड़ी है, तो ये लोब इस लोब को शील्ड करेगी, तो ये इतना इस तरफ खींचे नहीं पाएगा। लेकिन 4s ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है, तो वो तो यहां से अच्छे से खींच सकता है अच्छे से। नहीं आपको? तो ज्यादा पेनिट्रेशन पावर किसकी होती है? यानी कि शील्डिंग पावर तो इसकी ज्यादा होती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर शील्डिंग के लिए, किसी पर्टिकुलर, यानी हमारा कोई आउटर शेल एस है और अंदर कुछ ऑर्बिटल शील्ड कर रहे हैं, तब भी ज्यादा कौन खींचेगा उसकी तरफ? एस ऑर्बिटल। तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। जो खिंच जाएगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा भाई। तो ज्यादा पेनिट्रेशन पावर हो किसी ऑर्बिटल की, अगर किसी ऑर्बिटल की ज्यादा पेनिट्रेशन पावर हो, किसी सब शेल की ज्यादा पेनिट्रेशन पावर हो, इसका मतलब वो ज्यादा अट्रैक्ट होगी न्यूक्लियस की तरफ, ज्यादा अट्रैक्ट होगी, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। वो चीज क्या हो जाएगी? स्टेबलाइज। नहीं आपको समझ? इसलिए एनर्जी में कम कौन होगा? एसपीडी में। इसलिए 4s 4p 4d में एनर्जी में कम कौन हो जाएगा? 4s। उससे ज्यादा 4p, उससे ज्यादा 4d। आगे आपको अब समझिए एल क्यों करता है डिक्टेट किसको? एनर्जी को। नहीं है आपको? तो ऑफ प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भरो ना, तो आपने n+l से चेक करना है एनर्जी। किससे? जिस सब शेल का n+l क्या हो ज्यादा, उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। फॉर एग्जांपल एक हो 2s और एक हो 3d, 2s और, तो इनमें से ज्यादा एनर्जी कौन सी सब शेल की होगी? क्योंकि ऑफ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इलेक्ट्रॉन भरोगे तो भरना कहां से शुरू करना है? लोअर एनर्जी सब शेल से। पहले किसको भरना है? लोअर एनर्जी, उसके बाद हायर एनर्जी, उसके बाद हायर एनर्जी। तो आप पता कैसे करोगे? 2s में और 3d में पहले कौन सी भरनी है? इसका n कितना है? 2, l कितना है? 0। तो 2 + 0 कितना आ गया बेटा? 2 + 0 2 आ गया इसका तो। और ये क्या आ गया? 3 + 2, ये कितना आ गया? 5। नहीं है आपको? तो एक आया है 2 + 0 का, हमारे पास 3 + 2 यानी कि 5 आ गया। तो लोअर एनर्जी तो किसकी होगी? किसकी? 2s की। तो पहले इसको भरना आपने। नहीं है आपको? अच्छा ये कह दे तो कि अगर मान लिया n और l बराबर हो तो
n प्लस एल बराबर हो तो कोई कह दे 3s और 2p, बेटा यहां n प्लस एल की वैल्यू क्या होगी? 3 प्लस 0 3 आ गई, और 2p में 2 प्लस 1 भी 3 आ गई, आ गया ना। अब कैसे डिसाइड करोगे कि एनर्जी पहले किसको भरना है? वाई वाई वाई, हाउ हाउ हाउ। आप कह रहे हो अगर n प्लस एल जिसका क्या हो उसको तो भरना है, लेकिन किसी का n प्लस एल बराबर हो तो तब बताओ क्या करोगे आप? क्या देखना है? तब n देखना है, तो जिसका n कम होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। यानी 3s और 2p का n बेशक कम, n प्लस एल बराबर बेशक है, लेकिन फिर n कम किसका? 2p का। तो पहले कौन भरा जाएगा? 2p। नहीं है आपको? इसके आधार पे आप जो सब शेल थी ना, ध्यान रखियो ये बात करता है सब शेल लेवल पे। किसकी भाई? सब शेल। इसका मतलब क्या है? पहले कौन सी भरी जाएगी? 1s, फिर कौन सा भरा जाएगा? 2s, 1s 2s 2p, फिर क्या आएगा? 3s, क्या 3s उल्टा क्या 3p, नहीं आपको समझ में? फिर क्या आएगा? अब एक थोड़ा पंगा होता है, 3d और क्या होता है 4s, 3d और 4s। अब इसका बेटा क्या 3 2 5, इसका कितना होता है 3d का 3 2 5 होगा, इसका 4 प्लस 0 आएगा। तो पहले किसको भरोगे आप? 4s को। नहीं आपको समझ में? तो इस तरीके से एक हमने ये बना रखा है। बताओ ये क्या बताइए? अरे बोलो। तो ये ऑफ-बूक प्रिंसिपल की स्कीम है कि आपने कैसे भरना है। नहीं यार ना आपको? जब आप मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम भरोगे ना तो कैसे भरना है बताओ? पहले किसको भरो? 1s को, फिर किसको भरो? 2s को, फिर किसको भरो? 2p को, 3s को, फिर किसको भरो? 3p को और 4s को, फिर किसको भरो? 3d को। नहीं है क्या आपको? फिर किसको भरो? नजर है आपको? इसको ऐसे चलना है, सुनिए बात। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f। नहीं आपको समझे? तो ये हमारी स्कीम है ऑफ-बूक प्रिंसिपल की। नहीं है आपको ये? अरे नहीं आया होगा, पक्का आ गया? तो मेरे ख्याल से आपको मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में दो रूल आपको पता लग गए कि अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है। एक तो एक ऑर्बिटल में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरने, जिसकी वजह से क्या प्रूव हो गया कि एस सब शेल में 2 आएंगे, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं तो मैक्सिमम 6 आएंगे, डी सब शेल में क्या होते हैं 5 ऑर्बिटल 10 आएंगे, एफ सब शेल में क्या है 7 ऑर्बिटल मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। Isn't it? नहीं बेटा कोई उपकार, ठीक है समझ गया? ओके। तो आप मुझे बताओ कि एक रूल और रह गया इलेक्ट्रॉन भरने के लिए। कौन सा? हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैं आपको बताऊं भाई, वास्तव में तो हंड के भाई, इसको हंड कहते हैं, हूंड कहते हैं इसको। वास्तव में तो हूंड के भाई कितने रूल हैं? 3 रूल। क्या है? वास्तव में तो भाई ये हून्स रूल 3 होते हैं, हून्स रूल्स होते हैं। क्या होते हैं ये? 3 रूल्स होते हैं। ओके। लेकिन यहां पर आप 12वीं लेवल पे आपको सिर्फ एक पढ़ना पड़ता है, हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो कभी ये मत बोलो हून्स रूल, क्या कभी क्या मत बोलो हून्स रूल या हंट्स रूल, जो भी आप बोलते हो भाई। हंट्स रूल ना बोलो, वास्तव में क्या होते हैं हंट्स रूल्स। बोलो भाई हंड के रूल्स, 3 रूल्स हैं। लेकिन हमने कौन सा पढ़ना है? सिर्फ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आप कहोगे 2 रूल्स का क्या, वो क्यों नहीं पढ़ने? क्योंकि वो आप पढ़ोगे बीएससी लेवल पे और कहाँ पढ़ोगे? एमएससी लेवल पे। हम भाई छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाते हो रूल्स, ठीक है बात? तो क्या है ये? हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये कहता है कि अगर आपने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो, जब आप मल्टी इलेक्ट्रॉन, तो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोलता है
कि जब आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो डिफरेंट सब शेल में, डिफरेंट सब शेल्स में, ठीक है बात। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आपने ऐसे करनी है कि मैक्सिमम क्या बने, मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम क्या बने। आप कहोगे मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम कैसे बनेगी, मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम कैसे बनेगी। तो पहले आप समझो मल्टीप्लिसिटी होती क्या है। मल्टीप्लिसिटी होती है भाई 2s+1। क्या होती है, मल्टीप्लिसिटी होती है 2s+1 होती है, नहीं आपको। जहां पर s क्या है, स्पिन, s क्या है, ओवरऑल स्पिन, इलेक्ट्रॉन्स की ओवरऑल जितनी ज्यादा स्पिन होगी नहीं ये, मतलब आप अगर किसी सब शेल में इलेक्ट्रॉन भर के एक बार तो स्पिन बनती हो 0 और एक बार स्पिन क्या बनती हो 1, तो आपने स्पिन क्या बनानी ट्राई करनी है 1, क्योंकि यहां पर 0 पुट किया तो मल्टीप्लिसिटी 1 आएगी, यहां पर 1 पुट किया तो मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी 3 आएगी, नहीं है आपको। इसको मैं भी आपको बताता हूं, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूं किसका बताओ, नाइट्रोजन का। किसका, मैं बेटा नाइट्रोजन का एग्जांपल लेता हूं। उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं नाइट्रोजन में 7, 14 इसका मास नंबर है, 7 इसका एटॉमिक नंबर है, समझे बात। ये तो वही हो गया भाई, 14 इसका मास नंबर है, 7 इसका नंबर है। अरे तोता हूं मैं, तोता हूं, हरे रंग का होता हूं, ये तो ये कहेगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इजंट इट। 14 मेरा मास है, 7 मेरा नंबर है, नहीं है आपको ये। तो 14 इसका मास 7 नंबर है, तो इसमें 7 ही क्या है इलेक्ट्रॉन, 7 इसमें क्या है। तो ये 3 रूल हमारे पास कौन कौन से। पाउली प्रिंसिपल को आप कभी वायलेट नहीं कर सकते, वायलेट मतलब कभी उसको, पाउली प्रिंसिपल को वायलेट नहीं कर सकते, समझे बात। और सबसे स्टेबल फिलिंग के लिए फिर आपने क्या फॉलो करना होता है, ऑफ प्रिंसिपल। तो क्या कहता है वो, पहले किसको पढ़ते हैं 1s, तुम क्या बोलेंगे 1s2, क्या बोलेंगे 1s2 हो गया। उसके बाद अफबू ने क्या बोला था, उसके बाद अफबू ने क्या बोला था, पहली सब शेल के बाद दूसरी कौन सी भर जाएगी 2s सब शेल। अब 2s में क्या आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आगे ना, तो 2s भर दो सब शेल, भर गई ना भाई। अब अगली सब शेल कौन सी होती है, अफबू अकॉर्डिंग 2p, 1s 2s और 2p ना, बताइए मत बिल्कुल भी। ये सब शेल कौन सी है, पहले कौन सी भरते हैं 1s, फिर कौन सी भरते हैं 2s, फिर किसका नंबर आता है 2p का। तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां आगे 2 यहां आगे, तो इसमें क्या सकते हैं 6, क्योंकि p में क्या सकते हैं, ये आपको नहीं पता बिल्कुल ही बेसिक बातें। हाँ बेटा, p सब शेल में मैक्सिमम क्या आएंगे 6 आएंगे ना, लेकिन बचे हमारे पास कितने, सिर्फ 3। भाई 7 इलेक्ट्रॉन आपके पास, तो 1s में भर गए 2, 2s में भर गए 2, 4 भर गए ना, बचे कितने 7, तो 3 बच गए। वो 3 कहां भरने पड़ेंगे मजबूरी में 2p सब शेल में, कहां पर भाई। अब दिक्कत क्या है, 2p सब शेल में आ कितने सकते हैं 6, 2 4 और 6, लेकिन आपके पास हैं कितने सिर्फ 3। तो 3 आपने ऐसे भरने हैं कि मल्टीप्लिसिटी क्या बने मैक्सिमम। अब 3 को एक तो मैं ऐसे भर सकता हूं, ऐसे भर दिया ना, ध्यान रखियो। एक होता है SZ, क्या होता है SZ, SZ पता क्या होता है, मैक्सिमम स्पिन कंपोनेंट, क्या मैक्सिमम स्पिन कंपोनेंट। और जितना मैक्सिमम स्पिन कंपोनेंट होता है ना, उतनी स्पिन होती है, क्या प्लस हाफ और माइनस हाफ होते नहीं है। तो इसका प्लस हाफ इसके माइनस हाफ से क्या हो गया कैंसिल, इसका प्लस हाफ इसके माइनस हाफ से क्या हो गया कैंसिल, इसका प्लस हाफ इसके माइनस हाफ से क्या हो गया कैंसिल, इसका प्लस हाफ कैंसिल नहीं होगा ना। तो इसका स्पिन कंपोनेंट क्या है प्लस हाफ, तो स्पिन भी क्या होगी हाफ। तो जितना स्पिन कंपोनेंट है ना उतनी क्या होती है स्पिन, स्पिन लेकिन प्लस की होगी। अगर स्पिन आपको ऐसा कैसे होता है, आपके फिलहाल स्कोप की बात नहीं है। स्पिन अगर क्या आ जाए 1, स्पिन कंपोनेंट +1 आ जाए तो स्पिन क्या होगी 1, स्पिन कंपोनेंट -1 आ जाए तब भी स्पिन क्या होगी 1। स्पिन कंपोनेंट चाहे
सबसे बड़ा स्पिन कंपोनेंट, चाहे प्लस का आए चाहे माइनस का हो, उतना ही क्या मानना आपने, स्पिन क्वांटम नंबर जो यहां पर आपने पुट करना होता है। आ गया आपको? तो यहां बताओ क्या हो गया, तो प्लस हाफ आ गया ना, तो स्पिन क्या आ गई, हाफ आ गई। तो यहां बेटा हाफ पुट करियो, यहां पर हाफ पुट करो, कितना आएगा, 2 आएगा। तो मैं ये फिलिंग करता हूं तो मेरे पास, तो इस फिलिंग की मेरे पास क्या बनती है, 2 मल्टीप्लिसिटी। क्या बनती है, इस फिलिंग की 2 बनती मल्टीप्लिसिटी, क्या नहीं बनती। और मैं इसको ऐसे भरता तो तुमको कि एक यहां और एक यहां, 3 तो भरने थे, मेरे पास 6 बक्से हैं, मैं तीनों को पैरेलल भरता। क्या भरता, अब बताओ बेटा क्या होगा, इसकी इससे कैंसिल, इसकी इससे कैंसिल, इसकी इससे कैंसिल, इसकी इससे कैंसिल, लेकिन नहीं बताइए इसकी वजह ये लो, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, कितना हो गया, प्लस 3/2। तो स्पिन भी क्या आएगी, 3/2। यहां पर 3/2 पुट करियो, 3/2 4 आ गया। तो इससे क्या आती है, 2 मल्टीप्लिसिटी, इससे क्या आती है, 4 मल्टीप्लिसिटी। तो हुंड्स ने क्या, तो भाई हुंड्स रूल क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आपने कैसे भरने सब शेल में, जब मल्टीप्लिसिटी क्या बने, ज्यादा बने। तो इनको मैक्सिमम क्या करने की ट्राई करो, अनपेयर्ड। इन्हें मैक्सिमम क्या करने की ट्राई करो, अनपेयर्ड करने की ट्राई करो। यहां पर मैं 2 पेयर कर दिए, एक क्या रखा, अनपेयर्ड, तो स्पिन बनी हाफ। यहां पर मैं 3 अनपेयर्ड कर दिए, तो स्पिन क्या बनी, 3/2। वास्तव में तो स्पिन कंपोनेंट आएगा प्लस 3/2, क्या आएगा। लेकिन जो हमको पता है, जितना बड़ा स्पिन कंपोनेंट होता है, प्लस का या माइनस का, उतनी क्या होती है स्पिन, नहीं आपको। तो ये बेटर है कि असली ठीक है, ये ठीक नहीं है आपको। तो इसको, तो ये इसको ऐसे भरा जाएगा। इसके अलावा आप कैसे ही भरो, इसकी स्पिन घट जाएगी आपको, ऐसे कैसे। एक काम करो बेटा, इसको डाउन कर दो आप, नहीं 2 का डाउन कर दो, 2 क्या करो, ये भी ठीक नहीं है। क्यों भाई बताइए, क्यों, क्योंकि अब स्पिन क्या बनेगी, माइनस हाफ और क्या बन जाएगा, प्लस हाफ। इन्हें कैंसिल होगी, माइनस हाफ आ गया, तो स्पिन क्या आई, हाफ ही आई, कंपोनेंट माइनस हाफ आया, तो स्पिन भी क्या आई, हाफ। तो 2 आएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन्स आपने ऐसे भरने होते हैं कि मैक्सिमम क्या बनाए जा सके, अनपेयर्ड। जितने ज्यादा क्या होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाओगे ना आप, उतनी ज्यादा क्या आएगी, मल्टीप्लिसिटी। और यही क्या क्या कहता है, हर्ट्ज रूल कहता है, नहीं आपको। तो तीसरा रूल ये था भाई कि इलेक्ट्रॉन भरते हुए, किसी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स को भरते हुए आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड रखने की ट्राई करो। पेयरिंग सिर्फ कब करो, जब मजबूरी हो, जब क्या हो, मजबूरी हो, नहीं आपको। फॉर एग्जाम्पल कोई आपको बोल दे कार्बन का क्या लिखो, क्या लिखो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप क्या बोलोगे बताओ, 1s2 भर दिए, 2s2 भर दिए, कितने होते कार्बन में, नहीं पहले वो बताओ बेटा, वो बताओ, 8 और 16 होता है, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, 8 है ना। तो 2 कहां भर दिए 1s में, 2 कहां भर दिए 2s में। तो ऑफ प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसके बाद नंबर किसका आता है, कौन सी सब शेल भरनी है, 1s और 2s सब शेल को भरने के बाद इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, तो किसका नंबर लगाना है, 2p का, 2p सब शेल का नंबर लगाना है ना। तो कैसे भरने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम क्या करने ट्राई करो, अनपेयर्ड। तो कितने बचे हुए हैं, 4। तो 4 में से ये ना भरियो कि 1 2 3 और 4, अरे भाई हमने मैक्सिमम क्या करने थे, अनपेयर्ड। तो आप मैक्सिमम अनपेयर्ड तुम क्या बोलेंगे, 4 भरे गए, 5 6 और 7। अब मजबूरी है 8वां कहां भरने की, मजबूरी पेयरिंग की है, नहीं तो हम पेयरिंग करने की हमारे यहाँ पर कोई इच्छा नहीं थी। 2 क्या है मेरे पास, अनपेयर्ड। तो स्पिन क्या बनेगी इससे, 1, स्पिन 1 1 तो क्या बनेगा, ट्रिपलेट। तो मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, 3 आएगी मल्टीप्लिसिटी, यहाँ पर 1 पुट करियो 3 आएगा ना। तो अगर मल्टीप्लिसिटी 1 आए, उसको बोलते हैं सिंगलेट सिस्टम। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिंगलेट एटम, सिंगलेट स्टेट बोलते हैं उसको, नहीं आपको। अगर मल्टीप्लिसिटी 2 आए तो क्या बोल, डबलेट। 3 आए तो ट्रिपलेट, 4 आए तो क्वाड्रेट, 5 आए तो क्विंटेट। क्या,
तो आपसे पूछ ले ऑक्सीजन एटम क्या होता है, डबलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट क्या होता है? ट्रिपलेट। क्यों भाई, 2 अनपेड थे ना, तो 1 रखेंगे यहाँ पर तो 3 आएगा। नहीं आपको सुने, ऐसे भरना होता आपने। आसान है कि मुश्किल है? आसान है, पक्की बात है। तो मेरे ख्याल से आपको बड़े रूल पड़ गया आपको ये। मैं एग्जांपल एक और बोल दूं सहूलियत के लिए आपको, तो आपको एग्जांपल और बोल दूं एक भाई। चलो हम बोलते हैं, मैं आपसे पूछूं, ये बताओ भाई मैग्नीशियम का एटम क्या होता है, सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट? कोई आपको ये बोल दे कि मैग्नीशियम के एटम के, कोई आपको ये बोल दे कि मैग्नीशियम के एटम के इलेक्ट्रॉन भरे जाएं यूजिंग हॉर्न्स रूल, पाउली प्रिंसिपल ऑफ बोर प्रिंसिपल, तो क्या होगा? ये क्या बनेगा, सिंगलेट, ट्रिपलेट, क्वार्टेट क्या बनेगा? तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में? अरे भाई मैं एम भी लिख दिया, एम जी, क्या बताओ? अब बताओ मैग्नीशियम में होते हैं क्या? 12 होते हैं ना, क्या होते हैं मैग्नीशियम में? 12। तो आप कैसे भरोगे? 2 कहाँ भरो? 1s2 में। 2 कहाँ भरो? 2s में। फिर 6 कहाँ भरो? 2p6। 2p तो 6 और 2 8, 2 10 भाई। तो 1s में 2 आ गए, 2s में 2 आ गए, 2p में 6 आ गए, तो यहां तो सारे भर गए। 2s के बाद 2p के बाद 3s, किसका नंबर पड़ता है फिर? 3s का। उसमें क्या आ जाएंगे? 2। तो क्या बोलेंगे इसको? सिंगलेट। या सारे के सारे क्या है? पेयर्ड। तो क्या गई? सिंगलेट स्टेट आ गया। आसान है कि मुश्किल है? आगे भी मुश्किल लग रही है? हाँ बेटा, ओके। आगे ना आपको ये, इनको ऐसे वो टेबल पे याद कर लियो जो मैंने आपको पढ़ाई थी टेबल, वो ओके नहीं आपको ये? ठीक। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं, पाउली प्रिंसिपल को आप कभी वॉयलेट नहीं कर सकते। क्या? लेकिन अफबू प्रिंसिपल को और हंट्स रूल को वॉयलेट किया जा सकता है। ध्यान रखिए, ये पाउली प्रिंसिपल कैन नॉट बी वॉयलेटेड, समझे बात? लेकिन हंट्स रूल को और अफबू प्रिंसिपल को वॉयलेट कर सकते हो। आपको वॉयलेट कर से होगा क्या? अगर आपको सबसे स्टेबल फिलिंग पता करनी हो, अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आपने क्या पता करनी हो, सबसे इलेक्ट्रॉन्स के भरने का सबसे अच्छा तरीका, उसमें तीनों फॉलो करो। क्या? अगर इलेक्ट्रॉन्स भरते हुए आपने तीनों रूल्स फॉलो किए हैं तो तुम क्या बोलेंगे? एटम की एनर्जी सबसे कम बनेगी। क्या बनेगी? लेकिन अगर आपने अफबू प्रिंसिपल में से या पाउली को तो वॉयलेट नहीं कर सकते, या आपने हंट्स रूल में से कोई वॉयलेट कर दिया तो एटम तो वही रहेगा, लेकिन उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, तो उसको हम बोलेंगे, एक को तो हम बोलेंगे जब आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रखी है तीनों प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, तो उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट एटम। क्या बोलते हैं उसको? एटम की ग्राउंड स्टेट, मतलब एटम की सबसे स्टेबल अवस्था, एटम की सबसे अच्छी अवस्था। नहीं आपको? लेकिन अगर आपने उसमें से अफबू या हंट्स को वॉयलेट कर दिया और फिलिंग कर दी, तो एटम तो रहेगा लेकिन उस एटम की एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। नहीं आपको? जैसे कि आप ये बताओ, आप क्या बोलते हैं भाई, कोई इंसान जमीन में बैठा है तो उसकी एनर्जी कम है, वही इंसान पेड़ पे जाके बैठ जाए, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब पहले बढ़ गई? नहीं आपको सुने? तो अगर कोई आपको ये बोल दे तो बताओ, तो कार्बन का सबसे स्टेबल तरीका बताओ कौन सा होगा? बताओ हम क्या बोलेंगे? तो 1s2, 2s2, 2p2, ये बताओ क्या है कार्बन का सबसे स्टेबल तरीका है कि नहीं है? क्यों भाई? मैंने तीनों रूल्स फॉलो किए, है ना? अब मैं ये कह दूं तो क्या ये ठीक है? ये तो कौन सा वॉयलेट कर दिया? पाउली को वॉयलेट नहीं कर सकते ना, पेयरिंग कर दो। लेकिन अब मैंने कौन सा वॉयलेट बताओ?
ये बताओ पर मैंने कौन सा रूल वॉयलेट कर रखा है? हर्ट्ज रूल भाई, मैंने ऑफ-बू प्रिंसिपल वॉयलेट नहीं किया है। ऑफ-बू कब वॉयलेट होता? जब मैं इसको भरे बिना कहाँ बढ़ता इलेक्ट्रॉन, आगे बढ़ता। मैंने कौन सा क्या कर दिया मैंने ये? तो कार्बन का ये तो क्या हमारा कम एनर्जी वाला कार्बन एटम, ये हमारा क्या है थोड़ा सा हाई एनर्जी वाला कार्बन एटम, क्योंकि एक में दूसरे केस में कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स भरते हुए आपने किसको वॉयलेट कर दिया? हर्ट्ज रूल को। नहीं आपको? अच्छा ये बताओ अब मैंने किसको वॉयलेट कर रखा है? 3p है, ये 4s है, कौन सा है? 3s है, 3p है, 2p है, कौन सा आपका? 3s है, तो मैंने यहां भर दिया। अब बताओ मैंने कौन सा, क्या मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम है? अब दोनों पेड़ भाई मल्टीप्लिसिटी है मैक्सिमम, तो मैंने हर्ट्ज रूल को वॉयलेट, मैंने किस रूल को वॉयलेट किया बताओ? विच रूल हैज बीन वॉयलेटेड? ऑफ-बू प्रिंसिपल, क्योंकि वो कहता है कि जब तक लोअर एनर्जी सब शेल पूरी तरह ना भर जाए आपको हायर एनर्जी सब शेल को छेड़ना नहीं है। अभी 2p खाली थी, आपने इसमें से कहां भर रखा है? नहीं आपको तो आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताओ ये कॉन्फ़िगरेशन किस रूल का वॉयलेशन है? किस रूल का वॉयलेशन है? नहीं आपको? और ध्यान रखियो भाई, इनमें से एक भी रूल का वॉयलेशन हो गया ना, पावली तो वॉयलेट होगा ही नहीं। पावली रूल तो कोई वॉयलेट कर नहीं सकता माइकल लाल भाई, लेकिन कौन सा रूल वॉयलेट हो जाएगा? हर्ट्ज रूल या ऑफ-बू प्रिंसिपल। और में से आपने एक भी वॉयलेट कर दिया ना तो एटम की एनर्जी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी इस एटम के मुकाबले कार्बन एटम, एक तो कार्बन एटम ये फिलिंग वाला हो, एक तो कार्बन एटम ये फिलिंग वाला हो, और एक कार्बन एटम ये फिलिंग वाला हो, तो इनमें से हायर एनर्जी वाला कौन सा होगा? इस तरह के इलेक्ट्रॉन के साथ वाला एटम क्या होगा? मोर एनर्जी। नहीं आपको? अच्छा बताओ मैंने कौन सा रूल वॉयलेट किया है? बताओगे? बताओ भाई। बोरॉन का है 1s2 2s2 2p खाली, क्या 3s खाली, 3p खाली, 3d1, क्या मैंने बोल दिया 1s2 2s2 2p खाली, 3p खाली, सॉरी 2p खाली, 3s 3p 3d। ओके, वो तो कौन सा, मतलब हालांकि पहले 4s आना चाहिए था, कौन सा? 4s भी खाली है, 3d में भर रखा है। बताओ कौन सा रूल वॉयलेट कर रखा है? ऑफ-बू प्रिंसिपल। क्यों भाई? क्योंकि वो क्या कहता है, लोअर एनर्जी की सब शेल भरे बिना आगे कैसे पहुंच गए? हम आगे नहीं पहुंच सकते भाई। कुछ बता कर, कुछ पल्ले पड़ रहे हैं? हाँ बेटा, तो मेरे ख्याल से आपको पल्ले पड़ गए रूल। ये आसान है कि मुश्किल है? आसान है, तो इनको आप पढ़ लो आराम से। तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।